हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डियरेंस में। दोस्त यहाँ पे बात करने वाले हैं IERT इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का टॉप क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। तो दोस्त वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और इसी तरह के क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल डियरेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्त आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्त यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्त आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या 13 है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें दोस्त आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। जो आपका परमाणु क्रमांक होगा वो आपका 11 होगा और जो आपका परमाणु द्रव्यमान होगा वो आपका 24 होगा। कैसे होगा दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें आपको बोल रहा था, दिया था दोस्त क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो हमारा प्रोटॉनों की संख्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है दोस्त, जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ये क्या है दोस्त, तीनों इक्वल होते हैं। अतः ये जो तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पे हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा दोस्त, ये आपका 11 हो जाएगा, जो आपका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे 11 पता चल गया परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है दोस्त, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या निकालना है। द्रव्यमान संख्या अर्थात यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकालना है। इसके लिए दोस्त हमें क्या करना है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जो हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉनों की संख्या है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात जो आपकी यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या है, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो मिलके वो आपका परमाणु द्रव्यमान बनता है। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 11 है, और प्लस जो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है कितना दोस्त, 13। ये टोटल आपको ऐड करने पे कितना हो जाएगा दोस्त, 24। यही दोस्त आपका क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो इसको दोस्त आप इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में निकाल सकते हैं। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 11 और 24 इसका आंसर होगा, जो कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान होगा। तो आशा करते हैं दोस्त कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, किस टाइप से आपको परमाणु द्रव्यमान को निकालना है। या अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है और वहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो वहाँ पे दोस्त आप क्वेश्चन में भली भांति अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही आपका क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है, और वही हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व का। तो आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दोस्त आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है। जिसमें दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्त जो आपका इसका करेक्ट आंसर है, इसमें से कौन सा आपका विषमांगी मिश्रण नहीं है। तो जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए, ध्यान से समझिए, जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, एक विषमांगी मिश्रण नहीं है, बल्कि यह कौन सा मिश्रण है दोस्त, ये आपका समांगी मिश्रण है। क्या है दोस्त, होमोजेनियस मिश्रण है आपका, जो कि समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के अंतर्गत दोस्त क्या आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का क्या होता है दोस्त, मिश्रण होता है। ये आपके क्या है, ये आपके समांगी मिश्रण में आते हैं। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में मिश्रणों के अवयव आपस में क्या होते हैं, समांग रूप से वितरित होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के लिए प्रावस्था का मान
प्रावस्था का मान 1 होता है। क्या होता है दोस्त? प्रावस्था का मान 1 होता है और विषमांगी मिश्रण में मिश्रणों के लिए अवयव समांगी रूप से वितरण नहीं होते हैं। ठीक है, विषमांगी मिश्रण के लिए प्रावस्था P का मान 1 से अधिक होता है और समांगी मिश्रण के लिए जो प्रावस्था का मान होता है दोस्त वो आपका 1 होता है। तो जितने भी पॉइंट बता रहे हैं आप दोस्त नोट करिएगा कॉपी पे, जिससे दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मदद मिल सके। तो यहाँ पे दोस्त आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। जो आपका विषमांगी मिश्रण नहीं है वो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बल्कि ये आपका समांगी मिश्रण है। कैसा दोस्त? समांगी मिश्रण है। बाकी सब क्या है दोस्त? आपका ये आपके विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्त यहाँ पे अगला क्वेश्चन है C2H6 में कार्बन C की प्रतिशत मात्रा होगी। तो सबसे पहले दोस्त मैं इसका आंसर बताऊंगा, फिर यहाँ पे निकालना बताऊंगा कि किसी इसमें आपको प्रतिशत मात्रा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। 80% इसकी आंसर होगी, जो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी। कैसे निकालेंगे दोस्त? यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे C2H6 का अणुभार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। कार्बन कितना होता है? ये आपका 12 होता है। 12 × 2 कर देंगे। ठीक है, ये प्लस किया मैंने। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 × 6 किया। ठीक है, ये आपका 12 दूना के कितना हो गया? ये आपका 24 हो गया। प्लस का कितना हो गया? 6 हो गया। टोटल मिला के दोस्त कितने हो गए? यहाँ पे 30 हो गए। ये मैंने क्या निकाला? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये मैंने C2H6 का अणुभार निकाला। क्या निकाला दोस्त? यहाँ पे अणुभार निकाला। C2H6 का अणुभार कितना आ गया दोस्त? ये मेरा 30 आ गया। अणुभार 30 आ गया। अगर हम बात करें दोस्त कि C2H6 में जो हमारा यहाँ पे 30 ग्राम C2H6 में जो उपस्थित कार्बन की मात्रा है, तो कार्बन की मात्रा दोस्त कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ से ध्यान से समझिए आप। कार्बन की जो मात्रा है वो आपके 12 दूना के 2 अर्थात यहाँ पे 24, जो आपकी कार्बन की मात्रा है वो आपकी 24 है। 30 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, 30 ग्राम C2H6 में कार्बन की मात्रा कितनी है? 24 है। ठीक है, कितनी? 24 है। अब यहाँ पे C की मुझे प्रतिशत मात्रा निकालनी है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम करेंगे ऊपर जो आपका 30 ग्राम C2H6 में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अपान में क्या करेंगे दोस्त? यहाँ पे जो आपका अणुभार निकाले थे, अणुभार कितना निकाले थे? यहाँ पे 30 इंटू क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे दोस्त इसको आप 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 3 का इससे आप कैंसिल किए तो ये आपके 3 अट्ठे के 24 हो गया, और 10 अट्ठे ये आपका कितना हो गया? टोटल आपका 80 आ गया यहाँ पे कटने के बाद। तो ये आपका क्या आ गया? 80% इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त जब भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालना होगा तो दोस्त आप आसानी से वहाँ पे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से दोस्त यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, जो आपका डी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? तो डी उपकोष में आपके कितने कक्षक होते हैं दोस्त? 5 होते हैं। ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोस्त आपके कक्षक, यहाँ पे बात करते हैं कक्षक, तो कक्षक हमारे क्या होते हैं दोस्त? एस, पी, डी और एफ, ये आप सभी जानते होंगे। एस में कितने होते हैं दोस्त? यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं दोस्त? यहाँ पे 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं दोस्त? यहाँ पे 5 होते हैं। इसमें कितने होते हैं दोस्त? यहाँ पे 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा। पहले आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला था कि डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है। तो डी उपकोष में कितने दोस्त? यहाँ पे 5 आपके कक्षक होते हैं। कैसे दोस्त? 5 आपके कक्षक होते हैं यहाँ पे डी उपकोष में। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक डी उपकोष में कक्षकों की संख्या 5 होती है तथा डी उपकोष में समा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। अर्थात एक कक्षक में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने दोस्त? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं
इस तरह यहाँ पे पूरे कितने 5 कक्षक हो जाते हैं। तो पांचों कक्षक में आपके कितने टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी उपकोष में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्त जो आपकी डी कक्षक, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करते हुए चलिएगा। तो डी कक्षक की जो आकृति होती है वो आपका द्विडंबल के समान होती है। कैसा दोस्त? डबल डंबल के समान होती है जो आपकी डी कक्षक की आकृति होती है। डी उपकोष के लिए जो n का न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है? 3 होता है। कितना दोस्त? 3 होता है। अतः सबसे पहले डी कक्षक 3D होता है। कितना दोस्त? 3D होता है। अगर आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6 करेंगे तो सबसे पहले जो कक्षक आता है वो आपका 3D आता है। ठीक है, इसलिए जो इसका न्यूनतम मान होता है, सबसे कम मान होता है, वो आपका 3D होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। तो डी कक्षकों का जो आकार एवं ऊर्जा भी एस और पी कक्षकों की तरह एन के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस तरह करता है यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये आपका 5D है, ये आपका बड़ा हुआ किससे दोस्त? ये आपका 4D, इससे ज़्यादा कम ये आपका 3D। ठीक है, इस तरह इसका बढ़ता हुआ क्रम है। ये आपका ऊर्जा हो गया, यह आकार पे निर्भर करता है जो आपका n के मान पे यहाँ पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे आशा करते हैं सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर था कि डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होती है तो वो आपकी 5 होती है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें एस उपकोष की तो एफ उस कोष में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने दोस्त? यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, ये आपका एस हो गया, एस पी डी एफ। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं दोस्त? 5 होते हैं। और डी एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं टोटल। ये आपकी कक्षकों की संख्या हो गई। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि आवर्त सारणी में एल्युमिनियम के विकर्तः संबंधित है। तो क्या संबंधित है दोस्त? वहां पे इसको बताना है हमको। तो इससे जो संबंधित है वो आपका बेरिलियम है। क्या है दोस्त? बेरिलियम से संबंधित ये है आपका जो एल्युमिनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यहाँ पे ए आपका आंसर है। कैसे दोस्त? यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो वहाँ पे आप ध्यान से लिथियम, ये आपका बेरिलियम, फिर बी सी, अगर आप इसको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, तो ये जो आपका होता है ध्यान से समझिएगा, ये आपका विकर्ण ऐसे होता है। कैसे दोस्त? ये आपका विकर्ण ऐसे होता है। जो आपका लिथियम का होता है वो आपका मैग्नीशियम, लिथियम का जो विकर्ता जो संबंधित होता है वो आपका मैग्नीशियम से संबंधित होता है। बेरिलियम का जो है दोस्त वो आपका एल्युमिनियम से संबंधित होता है। लेकिन दोस्त यहाँ पे हमें क्या बोल रहा था कि हमें जो बताना था वो आपका एल्युमिनियम से विकर्ता संबंधित बताना था। तो एल्युमिनियम से हमारा क्या विकर्ता संबंधित है? वो हमारा बेरिलियम है। ठीक है, तो इसका दोस्त ऐसे आपका यहाँ पे जो विकर्ण संबंध को है वो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कि बोरान के जो गुण है वो हमारा सिलिकॉन Si के गुण से मिलता है। अगर दोस्त इसमें बात करें तो ये जो अगर इसके और इसके गुणों की बात करें तो इसमें क्या है, कुछ न कुछ यहाँ पे गुणों को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें तो इसके गुण भी आपस में मिलते जुलते हैं। अगर दोस्त यहाँ पे बेरिलियम के गुण एल्युमिनियम के गुण से क्या है, ये भी आपका मिलता जुलता है। सभी क्या है जो आपके विकर्ता संबंधित को प्रदर्शित करते हैं। तो इन सभी गुणों आपस में क्या होते हैं? इन सभी के गुण आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आशा करते हैं यहाँ पे सभी पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। जितने क्वेश्चन दोस्त आपको बता रहे हैं सभी आपको एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर दोस्त आप पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो वहाँ पे इन सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्षार धातुएं जो हमारा एल्किन मेटल्स होते हैं वो क्या होती हैं? तो वो हमारे जो होती हैं वो अपचायक होती हैं। ध्यान से समझिएगा, जो आपकी क्षार धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपचायक होती हैं। क्षार धातुएं अपचायक होती हैं। क्षार धातु के परिवार के प्रत्येक सदस्य की बाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम यहाँ पे क्षार धातुएं की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को।
कि इसके जो प्रत्येक सदस्य आते हैं इनके जो बाह्यतम कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्त? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दोस्त हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें हम किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर जो तत्वों के परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ उसके अपचायक गुण भी बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्त? जब हम किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उपवर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है और उसके साथ साथ उसका अपचायक गुण भी बढ़ता है। अगर दोस्त यही हम बात करें पीरियोडिक टेबल में उपवर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, ध्यान से समझिएगा, उपवर्ग में नीचे से चलने की ओर परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होगा और साथ ही दोस्त उसके जो आक्सीकारक गुण है, आक्सीकारक गुण क्या होता है? वो आपका डिक्रीज होता है, अर्थात घटता है, जो उसका आक्सीकारक गुण होता है। तो इसका दोस्त आशा करते हैं यहाँ पे सभी पॉइंट आपको इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका बी था, अपचायक इसका आंसर था, जो आपकी क्षार धातुएं होती हैं, जो आपकी एल्किन मेटल होती हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्त। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस गैस को अज्ञात गैस कहा जाता है? तो आप बताइए कि किस गैस को अज्ञात गैस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का दोस्त आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताइए कि कितने स्टूडेंट को यहाँ पे पता है कि किस गैस को अज्ञात गैस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्त? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अज्ञात गैस किसको कहा जाता है। तो जो आपका जिनान होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका जिनान गैस होता है उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम दोस्त यहाँ पे XE से प्रदर्शित करते हैं, जिनान गैस को। अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। कितना दोस्त? 54 होता है इसका एटॉमिक नंबर। जिनान जो है दोस्त ये आपका एक अधात्विक नॉन मेटल रासायनिक तत्व है। कैसा दोस्त? नॉन मेटल रासायनिक तत्व है जो आपका जिनान है। ठीक है, जिनान क्या है दोस्त? ये आपका एक अक्रिय गैस है। कैसा दोस्त? ये आपका अक्रिय गैस है। अगर दोस्त इसके बारे में और भी डिटेल जानते हैं तो हीलियम, नियान तथा रेडान आदि को अक्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है। कौन कौन से दोस्त? हीलियम, नियान और रेडान, ये सभी जितने गैसें हैं ये सभी को अक्रिय या नोबल गैस कहा जाता है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें प्रकृति में सबसे हल्की धातु, तो वो आपकी क्या होती है? लिथियम होती है, Li। सबसे हल्की धातु, प्रकृति में सबसे हल्की जो आपकी धातु होती है वो आपकी लिथियम होती है। अगर दोस्त यहाँ पे बात करें उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आपको नोबेल गैसें होते हैं। जो आपकी नोबेल गैसें, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, तो उनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो आप संख्या होती है वो आपकी 8 होती हैं टोटल। ठीक है, इससे उसको पता चलता है कि कौन सी वो आपकी नोबल गैस हैं। तो यहाँ पे दोस्त मैंने सभी यहाँ पे जानकारियाँ मैंने सभी इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। जिनान से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में मैंने बता दिया है। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। शुष्क सेल ड्राई सेल का एनोड बना होता है। तो ड्राई सेल का एनोड किसका बना होता है? ध्यान से समझिएगा, ये हमारा ग्रेफाइट का बना होता है, जिसे हम कार्बन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो आपका शुष्क सेल ड्राई सेल हमारा बना होता है उसका एनोड, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा शुष्क सेल, आपने सेल देखा होगा, उसका जो एनोड होता है, एनोड और कैथोड, तो एनोड जो दोस्त बना होता है वो हमारा ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से समझिएगा, जबकि आपका जो कैथोड होता है, अगर हम देखें जो आपका सेल, अगर हम बात करें सेल में, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप, ये आपका सेल हो गया। इसमें दोस्त अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड आपका क्या है? ये आपका ग्रेफाइट और कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। अगर हम यही दोस्त कैथोड की बात करें तो कैथोड आपका यहाँ पे जस्ते का बना होता है, Zn का बना होता है। ठीक है, जितने पॉइंट दोस्त बता रहे हैं आप सभी क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान से रखिएगा। शुष्क सेल लेक्लांसिस सेल का ही एक संशोधित रूप होता है। ठीक है, जो आपका शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में विलयन के स्थान में अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लेई का प्रयोग होता है। किसमें दोस्त? शुष्क सेल में। शुष्क सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल EMF होता है वो कितना होता है दोस्त? 1.5 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा, जो आपका शुष्क सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल
EMF जो होता है वो कितना होता है दोस्त, 1.5 वोल्ट होता है। कितना दोस्त, 1.5 वोल्ट होता है। किसका, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल। और जो आपका शुष्क सेल होता है वो क्या होता है, प्राथमिक सेल। एक आपका प्राइमरी सेल होता है, ठीक है, ये आपका प्राथमिक सेल होता है जो आपका शुष्क सेल होता है। तो इसका दोस्त आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी था, ग्रेफाइट इसका आंसर था, जो कि शुष्क सेल का जो आपका एनोड बनता है। और कैथोड किसका बना था, वो आपका जस्ते का, Zn का बना होता है। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में आप शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट के पास क्लासेस की जानकारी मिल सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।